हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश कुमार गुप्ता, आपका मैथ्स मेंटोर। आई वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल मैथफ्लिक्स। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एक्चुअली पिछली क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, तो उसकी मैंने थ्योरी आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, आज उसके कुछ क्वेश्चंस ही मैंने आपसे डिस्कस किए थे। टुडे विल डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, this is your first question, just read it out. x square plus 1 whole square minus x square is equals to 0 has चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि जब भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है तो जरूरी नहीं क्वेश्चन को अपन पूरा मेथड से सॉल्व करें। यू कैन डू इट बाय यूजिंग ऑप्शंस। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि x square plus 1 whole square minus x square is equals to 0 has how many solutions? Okay, so how to solve this question? So first equation is x square plus 1 whole square minus x square is equals to 0। ठीक है, ये एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं को लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, कि जिसमें मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी, तो मैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज दिस। तो देखिए, आपको ये आइडेंटिटी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये अपने पास एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो लेट की ये पूरी जो टर्म है ना वो ए है, तो ए होल स्क्वायर हो गया एंड दिस एक्स इज बी, तो ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन सॉल्व इट। तो ए का वैल्यू यही है प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट? ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब करना क्या है, अभी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। तो सबसे पहले अपन करें क्या, इसको अरेंज कर ले एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन एक्स वाली टर्म, देन कांस्टेंट। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पर क्या हुआ भाई, इंडिविजुअली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स यदि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो अपन होशियार हैं, अपने को पता है कि इनका प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है भैया, या तो ये 0 हो और ये 0। ठीक है, तो आपने मेरे पहले 2 लेक्चर्स डेफिनेटली पढ़ लिए होंगे, तो आप तो काफ़ी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो या तो ये 0 हो या ये 0 हो। ठीक है साहब, अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो अपन ट्राई करते हैं इसको। तो उससे पहले मैंने एक टॉपिक भी पढ़ाया था, डिस्क्रिमिनेंट। तो बाय फाइंडिंग डी वी कैन फाइंड दैट दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स और नॉट। तो क्या करें, इससे डी निकालें पहले। तो डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 1, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1, एंड सी इज कांस्टेंट, दैट इज 1। तो ये हो गया 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3। तो डी क्या हो गया साहब, डी का वैल्यू कितना आया, -3, मतलब 0 से छोटा, नेगेटिव। सिमिलरली इसका भी डी फाइंड कर लेते हैं एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट। तो ये हुआ 1 माइनस 4, दैट इज -3। तो इसका भी जो डिस्क्रिमिनेंट था वो कितना वो कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया। मैंने इसका भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0, दैट मीन्स कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दोनों का मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो वो भी मुझे दोनों का नेगेटिव मिला। और ये अपन ने क्लास में डिस्कस किया था कि इफ डी इज लेस देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। यदि डी आपका डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाती है,
तो वो क्या होता है, नो रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे बट वो इमेजिनरी होंगे, एंड डेफिनेटली वी विल स्टडी अबाउट इट बट इन नेक्स्ट क्लास, मीन्स इन क्लास 11th आई विल टीच यू, ठीक है, कि लेस देन जीरो को कैसे सॉल्व करते हैं। बट 10th क्लास के हिसाब से यदि d लेस देन जीरो आता है तो आपको लिखना है हैव नो रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी कोई रियल रूट नहीं है, इसका भी कोई रियल रूट नहीं आ रहा, दैट मीन्स योर आंसर इज नो रियल रूट्स। गॉट इट। नो रूट्स होता ना तो गलत हो जाता, रूट्स तो होंगे 100% होंगे बट रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना, और उसको अपन 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो योर आंसर इज नो रियल रूट्स। ओके बच्चों, ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके सो कुछ पार्ट हैं तो इनको आपको सॉल्व करना है, कि ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। जस्ट चेक इट आउट। A part, every quadratic equation has exactly one root. No, देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री है वो 2 होती है। डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट, दैट विल बी 2। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, दैट इज 2। तो कहने का मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके रूट्स कितने होते हैं भाई, 2 रूट्स होते हैं। जितनी डिग्री होती है किसी इक्वेशन की उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो 100% इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट। देखो तो पहला तो ये समझ में आ गया कि जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री जितनी है उसके रूट्स भी उतने ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 होती है, दैट्स व्हाई इट हैज 2 रूट्स, ठीक है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 रूट, कि केवल एक रूट होगा। एग्जैक्ट का मतलब होता है केवल, तो नहीं होगा, ठीक है ना, एक रूट नहीं होता, उसके 2 रूट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कई लोग कहेंगे सर बोला जैसे मान लो कि x² इज इक्वल्स टू 0 है, x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0, दैट मीन्स प्लस माइनस 0। 0 प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, सो यू कैन राइट इट एज 0। बोले सर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यस डेफिनेटली है, आप बिल्कुल सही हैं। बोले सर फिर 0 1 आया, तो यहाँ पर कोई जादू नहीं हुआ भाई, कोई जादू नहीं हुआ। जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया था तो वहां आपको पढ़ाया था कि इफ d इज इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू 0, तो रूट्स क्या होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं या सेम रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, रूट्स तो इसके 2 हैं बट दोनों सेम है, ठीक है, बट दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसा नहीं है कि एक रूट है, रूट तो 2 ही है भैया, बट दोनों क्या है, सेम है। तो आपका आंसर इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फॉल्स, दैट इज फॉल्स, ठीक है। वेट, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, every quadratic equation has at least one real root, has at least one real root। तो देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक रियल रूट रखेगा। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे मान लो अभी इक्वेशन थी अपने पास x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसका मैंने d निकाला था तो अभी अपने पास -3 आया था विच इज लेस देन 0। तो यहां पर अपन ने क्या लिखा था, इसके कोई रियल रूट्स ही नहीं है, नो रियल रूट्स, ठीक है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, तो डेफिनेटली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने उसका d फाइंड किया अभी जस्ट 2 मिनट पहले सॉल्व किया, तो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज -3 विच इज लेस देन 0, सो यू कैन से दैट इट हैज नो रियल रूट। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कि साहब इसके कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इसको एक एग्जांपल दे करके इसको काउंटर कर सकते हो और जस्टिफाई कर सकते हो आपके आंसर को, ठीक है। कि साहब देखो साफ साफ दिख रहा है, नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके रूट हो ही हुए, नहीं भी हो सकते, ये हो ही नहीं रूट, जबकि ये तो कह रहा है कि साहब एक रूट तो होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे कैसे हो जाए कुछ भी,
ये देखो ना, नो रियल रूट्स मिल गया अपने को, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ओके, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ए और बी अपन ने कर लिए। सी, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रूट्स। सिमिलरली ये भी कह रहा है एटलीस्ट। अच्छा अच्छा, एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे रूट्स लिखा हुआ है बट रियल वर्ड नहीं यूज हुआ, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ईश्वर की दया से हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, और क्लास 10 तक हम लोग को इमेजिनरी जैसा या नो रियल रूट जैसा कोई चीज़ अपन पढ़ते नहीं है, बस उसको एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मतलब इमेजिनरी कोई वर्ड अपने सामने नहीं है, और ये 10वीं क्लास की किताब है, 10th का एनसीईआरटी, तो आप इसको इमेजिन कर लो कि साहब ये रियल रूट्स की ही बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, दोनों क्वेश्चंस में रियल रूट्स की ही बात कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ बन जाएंगी, और वो कहानियाँ अपने को समझ में, पहले तो आपको समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, मेरा समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अपन रियल रूट से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रियल रूट्स, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्यों, अभी तो समझाया मैंने कि जरूरी नहीं है कि भैया टू, एटलीस्ट वर्ड गलत है इसके अंदर। बेसिक मिस्टेक कहाँ से हो रही है, एटलीस्ट की, कम से कम। ये कह रहा है रिजिड हो रहा है बिल्कुल अपनी चीज को लेकर के, नहीं साहब इसके कम से कम 2 रूट तो होंगे ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। रूट्स तो होंगे बट रियल रूट्स तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 इमेजिनरी रूट्स भी तो पॉसिबल है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या +1, दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट -3 आ रहा है, तो उसके रूट्स तो होंगे ही नहीं, क्योंकि लेस देन 0 है, और लेस देन 0 में मैंने क्या पढ़ाया था, नो रियल रूट्स। तो कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। नेक्स्ट, ठीक है, डी पार्ट, वी आर डिस्कसिंग पार्ट डी, कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, हो गया, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। तो बिल्कुल ठीक है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं ना किसी भी केस में। तो आंसर क्या होगा, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। यस साहब, बिल्कुल आप ठीक है, इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट से ज्यादा तो पॉसिबल, कम की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन एटमोस्ट की बात कर रहे हैं। तो एटमोस्ट 2 रियल रूट्स, और यह ध्यान रखना अपन बात कर रहे हैं रियल रूट्स की, ठीक है। तो 2 रियल रूट्स, ठीक है, होंगे, तो दैट इज ट्रू, क्योंकि ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले ही नहीं सकते जिसके 2 से ज्यादा रूट्स पॉसिबल हो, ठीक है ना, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो डेफिनेटली उसके 2 ही वैल्यूज पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो आंसर इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यू विल राइट ट्रू। नेक्स्ट पार्ट ई, coefficient of x square and constant term of a quadratic equation have opposite sign, then the quadratic equation has real roots। मुझे रूट्स के बारे में पता करना है, ठीक है। तो रूट्स के बारे में पता करना है, तो सबसे पहले तो लेट की ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। रूट्स के बारे में पता करना है तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वेश्चन पढ़ो, कंडीशन पे चले जाओ। कंडीशन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज ए, एंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज, ये रहा कांस्टेंट टर्म दैट इज सी। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ठीक है ना, मतलब ए और ये सी। तो केस 1 तो कह रहा है कि यदि ए पॉजिटिव है तो सी नेगेटिव है, और केस 2 कह रहा है कि यदि ए नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव है। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये +5 तो ये -3, ये -7 तो ये +10, बट साइन अलग अलग होगा, ठीक है ना। वैल्यू का कुछ नहीं है, साइन अलग अलग होगा, तो समझो। तो इसको देखें -4। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अपन एक वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, या तो वैसे समझो आप एक बार कि ए का वैल्यू तो पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू है और वो क्या है, पॉजिटिव है, और सी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो आप जब इसको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, जैसे मान लो मैंने +5 पुट किया और ये -3 पुट किया यूँ, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस ये नेगेटिव कोई नंबर आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखो प्लस माइनस और 4, जैसे यहाँ 3 है या -5 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, और जहाँ जो वैल्यू बचेगी वो पॉजिटिव ही तो बचेगी, क्योंकि -3 है तो 3 बचा तो पॉजिटिव वैल्यू बची,
तो कहने का मतलब, और ये जो b है इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, इवन पावर है, और b का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और जीरो भी पॉसिबल है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो मतलब जीरो। तो कहने का मतलब बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो तो डेफिनेटली क्या होगी, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, और उसमें मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूंगा तो भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब यदि बी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, और जीरो है तब भी जीरो प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कहने का मतलब डी तो हर केस में पॉजिटिव होना है। सेकंड केस लूंगा ना तो ये माइनस और प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस सेम रहेगा। तो कहने का मतलब डी का वैल्यू दोनों केसेस के अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल, देन द क्वार्टिशन हैज रियल रूट्स। डेफिनेटली साहब यू आर करेक्ट, तो योर आंसर विल बी, योर स्टेटमेंट विल बी ट्रू। वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, और ये मुझे अच्छे से पता है, आपको भी पता है कि यदि डी ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स हमेशा क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो यू कैन राइट ट्रू, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक इसमें एक हल्का सा प्रॉब्लम है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम से मतलब आपको होनी चाहिए थी वो प्रॉब्लम, वो ये कि ए और सी, मैंने बोला कि सर बी तो जीरो हो सकता है, बट आपने सर ए और सी के लिए तो बोला ही नहीं कि ए और सी जीरो हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो ए तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और सी का साइन अलग है, तो यदि ए पॉजिटिव है तो सी नेगेटिव है। अब यदि जब ये जीरो नहीं है तो फिर ये जीरो कैसे पॉसिबल है, उस केस में इसको भी क्या लेंगे कि सी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो का तो कोई साइन नहीं होता ना भाई। तो यदि +3 है तो यहां पर क्या होना चाहिए, -5 -7 -1 -0। अब ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ ना, दैट्स वाई मैं यहां पर कह सकता हूं कि ए जीरो नहीं है, और क्योंकि ए को सी से उसने रिलेट किया हुआ है कि ए और सी का साइन अपोजिट है, तो सी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सी को मैं जीरो ले लूंगा तो वो ना तो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो इसलिए ए और सी दोनों या तो प्लस या माइनस को रियल नंबर होंगे, मतलब जीरो नहीं होगा। क्लियर, बी आप जीरो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, गॉट इट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। F, just read it out. If the coefficient of x square and constant term have the same sign, and if the coefficient of x term is 0, then the very good. तो क्वेश्चन इज, मैंने पहले क्या किया, एक लेट किया कि दैट इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म हैव द सेम साइन। सो दो केसेस हमारे सामने राइज होती है, फर्स्ट कि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज जीरो। दिया हुआ है कि बी जीरो है, एक्स का कोफिशिएंट, तो इक्वेशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। या फिर एक काम करते हैं, वेट, रूट्स के बारे में बताना है तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, इजी वन, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी तो जीरो है साहब, जीरो हो गया, ठीक है, -4ac, तो आपके पास क्या रिमेनिंग होगा, -4ac, ये डी का वैल्यू है। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और सी का साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है ना, या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, मतलब ये +5 तो ये 7 हो सकता है, बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेंगे दोनों। ये -3 है तो -5 भी हो सकता है, ठीक है ना, बट होंगे दोनों नेगेटिव। ये -3 है तो वो भी -3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि कुछ भी हो बट दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो मैं इन दोनों को या तो पॉजिटिव लिखूं, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। दोनों को नेगेटिव लिखूं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब डी का वैल्यू रहना तो नेगेटिव ही है। वापस समझाता हूं, मैंने ये कहा कि दोनों को यदि पॉजिटिव पुट करते हैं तो दोनों प्लस के नंबर हैं, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और बाहर एक माइनस है इसलिए पूरा माइनस नंबर क्या मिल जाएगा, माइनस। दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी नेगेटिव, मतलब ये -4, ये माइनस, और ये भी कोई माइनस का नंबर, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, मतलब दोनों केसेस में जो आपको डी का वैल्यू मिला ना भाई, वो क्या मिला, लेस देन जीरो, नेगेटिव। और लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नो रियल रूट्स। तो क्वेश्चन यही कह रहा था साहब, ऐसा ऐसा होता है, तो ये नो रियल रूट्स होंगे, तो साहब बिल्कुल होंगे, दैट मीन्स योर स्टेटमेंट इज ट्रू, गॉट इट।
ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैज इंटीग्रल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, देखो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आती है ना कि जस्टिफाई मुझे मेरा आंसर करना है, ठीक है ना, तो जस्टिफाई करने का एक तरीका है, आप ऐसे समझो कि आप सही हो, इसको समझना अच्छे से, ये बहुत आगे तक भी काम आएगा, ठीक है ना, कि काउंटर कैसे करते हैं। आप सही हो, इसको आप कभी प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन आप सही हो उसको तो कभी प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप नहीं, ये तो एग्जाम्पल सेट ही नहीं हुआ यार। आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, जस्टिफाई योर आंसर मतलब, हाँ, अपने बड़े बूढ़े लोग, पुराने लोग ये अभी भी कहते हैं कि एक दिन का चोर हमेशा का चोर होता है, ठीक है ना, कि एक दिन का चोर हमेशा का चोर होता है। इसका मतलब है कि आपने एक दिन चोरी कर ली, चाहे जीवन में कभी करी या ना करी, लेकिन हमेशा आज से पहले जितनी भी चोरी की थी वो आपने ही की थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा हो ना जस्टिफाई योर आंसर, तो आप क्या करो, कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इसको सही सिद्ध करने के, सही प्रूव करने के तो मेरे पास करोड़ों तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं कहीं एक जगह इसको फेल कर दूं ना, इस स्टेटमेंट को कि भाई पॉजिटिव होगा, कहीं भी एक जगह मैं फेल कर दूं तो दैट मीन्स कि चाहे वो हजारों जगह सही है बट वो उस जगह गलत है, दैट मीन्स कि ये गलत है। आ गया समझ में? तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी स्टेटमेंट को आपको सही या गलत प्रूव करना है, सही या गलत प्रूव करना है तो एक जगह गलत प्रूव कर दो, सही प्रूव मत करो उसे, गलत प्रूव कर दो। एक जगह गलत प्रूव हो गया तो वो हमेशा के लिए गलत हो जाएगा, बाकी चाहे वो सब जगह सही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, इंटीजर्स क्या होते हैं साहब, 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही नेगेटिव, मतलब 0 और प्लस माइनस नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 और प्लस माइनस नेचुरल नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको आता होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि उसके जो कोफिशिएंट्स है ना, यदि वो इंटीग्रल हैं तो रूट्स भी उसके इंटीग्रल होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार समझना है, तो इसको एक एग्जांपल से अपन समझा देते हैं। यदि मान लो एग्जांपल, और एग्जांपल में अपन कोशिश क्या करेंगे, गलत वाला लेना, ठीक है। गलत से मतलब कि जहां पर ये फेल हो जाए। मान लिया मैंने ये एग्जांपल लिया, इसको ये ले लो, ठीक है। इसमें क्या करना है, इंटीग्रल रूट्स। तो पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आ गया समझ में? काम करते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर भी क्या था, ये माइनस और ये -5 बी का वैल्यू, ठीक है। माइनस तो ये वाला और बी कितना है, -5, -4 और सी अपॉन 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को अपन ने प्लेस की। ये हो गया 5 प्लस -5 स्क्वायर 25 और 4 2 8 24, तो प्लस 24, मतलब 24 प्लस 25 इज 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 अपॉन 4, ठीक है। ये x की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब एक बार इसमें से प्लस वाला टर्म ले लें, तो हो गया 5 प्लस 7 अपॉन 4, मतलब आंसर इज 3। माइनस वाला ले लें तो 5 माइनस 7 अपॉन 4, मतलब -½ ठीक है। दो वैल्यूज आ गई। तो कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या क्या है, 3 एंड -½ क्वेश्चन क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। तो देखो ये जो कोफिशिएंट्स थे ना इसके, वो तो सारे इंटीग्रल ही थे, ये 2 -5 और -3, ये तो सारे इंटीजर्स ही हैं, बट इसके जो रूट्स आए वो इंटीजर, एक तो इंटीजर आ गया बट एक इंटीजर नहीं आया, वो तो फ्रैक्शन में आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने एक जगह इस स्टेटमेंट को फेल कर दिया ना, अब बाकी जगह, अब चाहे दूसरा बंदा आके इसको 1000 जगह सही कर दे, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, भैया तू तो सही है बट इसमें क्या गलती है,
तो ये एक दिन का चोर हमेशा का चोर है। तो जस्टिफाई योर आंसर, तो आपने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया कि साहब ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। ऐसा नहीं होता कि यदि इसके कोफिशिएंट्स इंटीग्रल है तो उसका जो रूट्स होंगे वो भी इंटीजर होंगे। क्लियर? आ गया? आप ये आंसर देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational but both of its roots are irrational? ठीक है, ओके। Does there exist a quadratic equation? क्या ऐसी कोई quadratic equation है जिसके रूट्स यदि रेशनल है बट इट्स रूट्स आर इरेशनल, कि बट उसके जो रूट्स आते हैं वो क्या हो, रेशनल, इरेशनल सॉरी, ठीक है। कोफिशिएंट्स आर रेशनल, रूट्स रेशनल भी अपन ने पढ़े थे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी आपको ऐसी चीज़ों को कुछ भी जस्टिफाई करना तो एक काउंटर एग्जांपल ले लो, या एक एग्जांपल से इसको समझा सकते हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उल्टा चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे? माइनस बी ठीक है, मुझे ये रूट का नंबर आ जाए मेरे पास एक बार, ठीक है ना, ये रूट में आ जाए नंबर, जैसे यहाँ पर जो रूट आवे ना, जैसे रूट 11 आ जाए, रूट 7 आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, बस वो अपने को लेना है। तो जैसे मान लो मैंने लिया एक बार के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो ये तो 25 हो गया और प्लस 2 हो गया। ये एग्जांपल लिया मैंने, अभी समझ में आ जाएगा ये अपन ने ऐसे उल्टा क्यों किया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझने के लिए। अब आप करेंगे क्या, माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5 कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स -4, a is coefficient of x square that is 1 and c is 2। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है 1। तो देखो 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 -8 कितना हुआ 17, अपॉन 2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 5 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2। अब इसके दो रूट्स हो गए, x की दो वैल्यूज आ गई अपने पास, एक तो आ गई 5 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और एक आ गई आपके पास 5 माइनस रूट 17 अपॉन 2। ठीक है, और दोनों क्या है, रेशनल, दोनों रूट्स क्या आ गए, रेशनल, इरेशनल सॉरी। क्वेश्चन क्या था कि डज देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर रेशनल, तो इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या थे, इधर 1 था, -5 था, 2 था, तीनों नंबर्स रेशनल है, बट बोथ द रूट्स आर इरेशनल, तो दोनों रूट्स क्या हो गए, इरेशनल। ठीक है, तो कहने का मतलब यस, ऐसी इक्वेशन अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है। तो आपने अपना आंसर क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। ठीक है ना, तो आप एक एग्जांपल लेके अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। अब मैंने रिवर्स ऑर्डर में क्यों किया था, क्योंकि मुझे ये वैल्यू रूट में चाहिए थी, तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कोई वैल्यूज लेगी रूट का नंबर मुझे मिल जाए, तो मिल गया। तो आप ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ b is equals to 0, c is less than 0, is it true that the roots of this are numerically equal and opposite in sign?
कि भाई न्यूमेरिकली इक्वल है बट साइन में क्या है, अपोजिट है। रीड कर लें क्वेश्चन को कि b 0 है, c लेस देन 0 है, इज इट ट्रू दैट द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। ओके, तो क्या करें, इसकी वैल्यूज पुट करें। तो b तो 0 है, एंड c इज लेस देन 0, तो मैंने c का वैल्यू कोई मान लिया -2, एट -2। ठीक है, -4 ले लेते हैं समझने के लिए, दैट इज -4। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट +-√4, दैट मीन्स +-2। वैल्यू ऑफ एक्स इज +-2। तो क्या हुआ, आर इक्वल एंड साइन, तो जो एक्स की वैल्यूज आई, जो रूट्स आए मुझे, वो क्या हुए, न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब दोनों 2 हैं, बट साइन इनका अपोजिट है। दैट मीन्स आपने इसका आंसर क्या किया, जस्टिफाई कर दिया। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फैक्टराइज, हाउ टू फैक्टराइज दीज। ठीक है, तो देखो इनको दोनों को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, लुक क्वेश्चन है 6x² √x2। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मिल गया मुझे -12। कितना मिला अपने को, -12। ठीक है, -12। फिर क्या करना होता था आपको, इसको फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपसे कहा था कि साइन को छोड़ दो एक बार, तो आप सिंपल इसको फैक्टराइज कर लो, दैट इज 2 2 3। अब आपको इसको दो ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप ऐसे बनाने कि मुझे √2 मिल जाए। क्या मिल जाए, -√2, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि जो मिड में जो टर्म है उसको स्प्लिट करो, और ऐसा स्प्लिट करो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, और जोड़ बाकी करने पर ये मिल जाए। यही प्रोसेस होता है। तो उसका एक तरीका है भाई आपके पास, जैसे रूट है ना, तो इसमें एक 200% आ रहा है, इसको आप √2 × √2 लिख लो, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है भाई, 2 होता है। ठीक है, जो रूट वाला नंबर है ना उसको यहाँ ले आओ कैसे भी करके, तो जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, √2 × √2, यू कैन राइट इट एज। फिर एक नंबर इसके साथ ले लो, एक इसके साथ ले लो, तो ये हो गया 3√2 और 2√2। क्लियर? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस होना चाहिए, तो 100% क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस, या फिर ये माइनस और ये प्लस। 100% एक का प्रोडक्ट, वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो दो केस बनते हैं, और इनका हमें वो माइनस आना चाहिए, तो माइनस कौन से आएगा, इस वाले से, सेकेंड वाले केस से। तो आप क्या करोगे इसको, 6x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x -2 इज इक्वल्स टू 2। ये आपने किया। क्लियर? देन आप इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आपके पास आएगा 3√2x। क्या रिमेनिंग होगा, √2x, क्योंकि मैंने कहा था कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, -1। पूरा एज इट इज कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, 0 नहीं रिमेनिंग होगा। सिमिलरली यू कैन टेक कॉमन 2, तो यू विल गेट √2x -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। नाउ यू विल टेक कॉमन √2x -1, तो हमारे को मिलेगा 3√2x प्लस 2 इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 होगा और वो 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 1/√2। इफ यू सॉल्व इट, सो यू विल गेट 2/3√2। ठीक है, 3√2,
और ये जो 2 है इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल होगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा, √2/3। 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, अभी तो समझाया था कि रूट इंटू रूट क्या होता है, हट जाता है, जैसे √x इंटू √x है, if you multiply these two numbers so you will get x. Similarly you can write 2 as √2 into √2, एक √2 से एक √2 cancel, so answer will be √2/3। तो इस तरह से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है 3√2x² माइनस 5x माइनस √2, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3√2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 और 2 3 जा 6, क्या मिल गया 6। अब मुझे 6 को ऐसे फैक्टर करने हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो वो 2 इंटू 3 हो गए। मुझे इनको ऐसे लिखना है कि मेरे को ऐड दो ग्रुप में डिवाइड करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो -5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर -6 मिल जाए, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस तो -6 मिल जाए, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि यहाँ माइनस है तो ये -6 हो गया, ठीक है, ये माइनस है तो ये -6 हो गया यूँ, ठीक। तो देखो कैसे करें, तो आप बोल सकते हो सर 2 और 3 कर लो, मुझे इनका प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो एक माइनस एक प्लस, या फिर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो ठीक है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे -5 मिलना चाहिए था, बट यहाँ प्रॉब्लम है कि इसको ऐड कर रहे हैं तो +1, इसको ऐड कर रहे हैं तो -1, 5 तो मिल ही नहीं रहा मेरे को। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, अब इसके अलावा और कोई फैक्टर मेरे पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर ऐसा कर लोगे 6 इंटू 1, ठीक है, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, क्यों, क्योंकि मुझे जो प्रोडक्ट आ रहा था x² के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट आ रहा था उनका जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस का आना है ना, तो प्लस तो 100% एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो माइनस हो रहा है, इससे भी माइनस हो रहा है, और मिडिल टर्म जो है वो मुझे -5 चाहिए, तो वो मुझे सेकंड वाले से मिल रही है, तो यू कैन राइट इट एज 3√2x² -6x प्लस x, -6x plus x minus root equals to, now you will take common 3√2, so answer will be √2x, so answer will be, आपको मैक्सिमम कॉमन लेना है अभी, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या स्टूडेंट्स को कॉमन लेने में भी दिक्कत आती है, सिंपल ऐसे रूट वाले नंबर्स में, तो आप ऐसे समझो ना, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से लेना है, इसमें से समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, कहाँ से देखें, इसमें तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 ले लेंगे, 1 कॉमन लेके ऐसा लिखेंगे, फिर मैंने आपसे कहा था कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमेशा सेम आनी चाहिए, तो आप इसको ऐसे समझो कि भाई यहाँ इसमें से या इसमें से क्या कॉमन ले लूँ कि यही आ जाए, तो जैसे ये x² था ना, इसकी जगह x आना था, ये रहा ना x मिलना चाहिए, तो इसमें x के अलावा सब कुछ कॉमन ले लो, तो अपने आप वो जो बचना है वो बच जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अब इन दोनों में से x माइनस √2 कॉमन ले लो, तो इधर क्या रिमेनिंग होगा, 3√2x प्लस 1 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो x विल बी √2 और x इज इक्वल्स टू -1/3/2, ठीक है, ये आपके इसके सॉल्यूशंस हो गए, फैक्टर्स हो गए, गॉट इट, ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, मैंने वैसे तो खैर सेकंड लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवा दी थी डिस्कस, बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे तो मैंने एनसीईआरटी के लिए सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रीड इट, एट t minutes past 2 PM, ठीक है, तो क्लॉक से अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ये 2 है भाई, एट t minutes past 2 PM कि 2 बजे के t मिनट बाद, द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक टू शो 3 PM वॉज फाउंड टू बी 3 minutes लेस देन t² by 4 minutes, वेरी गुड। अब समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट t minutes
पास्ट 2 PM, 2 बजे के टी मिनट बाद, जो मिनट हैंड थी ना उसको 3 दिखाने के लिए, 3 बजने के लिए उसको कितना समय और लगेगा, इतना घट रहा है समय, इतना समय घट रहा है। तो कहने का मतलब इसका ये है, इसका तो जो स्टेटमेंट है ना उसका मतलब तो हुआ -3 मिनट्स लेस देन द t²/4 मिनट्स। तो पूरा क्वेश्चन मिनट्स में, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, आवर्स में होता तो उसको पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना होता अपने को, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब तो ये है, तो इसको आप ऐसे पढ़ो, t मिनट्स पास्ट 2 PM, कि 2 बजे के t मिनट बाद। अब मान लो 3 बज रहे हैं तो कितना समय और लगेगा, मैं आपसे कहता हूं कि इसको 10-15 मिनट कर लेते हैं इसको। एट 15 मिनट्स पास 2 PM मतलब 2:15 बज रहे हैं, तो मुझे 3 बजने के लिए मिनट एंड को कितना और चलना पड़ेगा, 45 मिनट। कैसे पता पड़ा, 60 - 15, 2 बजे के 15 मिनट बाद 2:15 हो गए, मतलब 2:15 हो गया। तो मुझे 3 बजने के लिए मिनट एंड को कितना मूव करना पड़ेगा, 45 मिनट्स। कैसे पता लगेगा, क्योंकि पूरा 1 आवर का 60 मिनट होता है, उसमें से 15 मिनट्स तो चल चुकी, तो उसे 60 - 15 मिनट और चलना है। तो मतलब यहां उसको कितना देर और चलना है, 60 - t मिनट, मतलब 3 बजने में इतना समय और बच रहा है अभी, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको बचने के लिए इतना और चलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बजे के t मिनट बाद जो मिनट हैंड है उसको 3 बजने के लिए इतना और चलना पड़ेगा, इनका चलना पड़ेगा ये रहा, और कितने देर बाद, t मिनट बाद। तो मतलब t मिनट बाद कितना समय और बचा 3 बजने में, 60 - t, ठीक है। एंड दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे, 60 - t इज इक्वल्स टू t²